हो गया। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए गौर कीजिएगा, कहता है किस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों के परिपूर्ण होती है भाई? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी की बात करेंगे जिसे कपासी या रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी या क्या कहा जाता है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस मैप के जरिए आप समझें। भारत में मिट्टी का वर्गीकरण सबसे पहले काली मिट्टी। कौन मिट्टी? देखिए, काली मिट्टी का जो विस्तार है वो सबसे पहले इस एरिया में ज्यादा है। काली मिट्टी का विस्तार जो है वो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का जो विस्तार है वो ध्यान रखेंगे जिसे रेगुड़ या कपासी मिट्टी कहते हैं। रेगुड़िया, कपासी मिट्टी, रेगुड़िया। ध्यान देंगे, इस मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान। कौन चट्टान? या लावा चट्टान। कौन चट्टान? तो बेसाल्ट चट्टान या लावा चट्टान के अपर्दन के फलस्वरूप, बेसाल्ट चट्टान या लावा चट्टान के अपर्दन के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? इसमें जल अवशोषण की क्षमता, किसकी अवशोषण? जल अवशोषण, जल अवशोषण की क्षमता, क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। और बड़े पैमाने पर कपास की खेती होती है। किसकी खेती? पूरा का पूरा एरिया डेक्कन पठार। कौन पठार? डेक्कन पठार के अलावे याद रखिएगा मालवा। कौन सा? तो डेक्कन और मालवा पठार। डेक्कन और कौन? तो डेक्कन और मालवा पठार में कौन मिट्टी? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? कन्फर्म ना? जबकि गौर करेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से आपका ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मृदा। कौन मृदा? देखो, ये है उत्तर भारत का मैदान। कौन मैदान? जिसे गंगा का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। कौन मैदान? तो बताइए, भारत की सबसे ज्यादा क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी? हमने कई बार बताया है ना? जलोढ़ मिट्टी का जो मुख्य विस्तार है गंगा। कौन सा? गंगा का मैदान। कौन मैदान? और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। कौन मैदान? तो गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा के मैदान में कौन मिट्टी? बताओ कौन मिट्टी? इसके अलावे याद रखिएगा नदी के डेल्टा। कौन डेल्टा? तो नदी के डेल्टा की अगर बात करेंगे तो नदी के डेल्टा में भी कौन मिट्टी? जलोढ़। कौन? सदैव ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांप मिट्टी। कौन मिट्टी? इसे कछारी मिट्टी। कौन मिट्टी? और कहीं कहीं पर इसे दोमट मिट्टी। कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी। कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी को भाई? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी?
इसमें नाइट्रोजन किसका, देखो इसमें नाइट्रोजन कौन सा, और फास्फोरस कौन सा। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में पोषक तत्व, कौन तत्व बताओ तो, पोषक तत्व की याद रखेंगे क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्व की कमी होती है किस मिट्टी में, कौन मिट्टी। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रों में पाया जाता है कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बाद है लाल मिट्टी। कौन मिट्टी, देखिए लाल मिट्टी यहां पर है। तो लाल मिट्टी का ज्यादातर विस्तार जो है छोटा नागपुर पठार। कौन पठार, तो छोटा नागपुर पठार में कौन मिट्टी, देखो भाई ये एरिया है छोटा नागपुर का, जो बेल्ट है वो मुख्य रूप से याद रखेंगे छोटा नागपुर का जो पठार है वो पठार है झारखंड। कहाँ पे, कहाँ पे, जबकि कर्नाटक कहाँ पे, और तमिलनाडु कहाँ पे। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इस मिट्टी की बहुलता है। किस मिट्टी का, लाल मिट्टी। कौन मिट्टी, इस मिट्टी का अगर लाल मिट्टी की बात करेंगे तो लाल मिट्टी का निर्माण भी चट्टान, क्या भाई, चट्टान के टूटने या अपर्दन, चट्टान के टूटने या, तो चट्टान के टूटने या अपर्दन के फलस्वरूप कौन मिट्टी। और लाल मिट्टी का रंग लाल जो होता है वो लोहे के कारण होता है। किसके कारण, तो एक सवाल ये भी कि लाल मिट्टी का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण, क्योंकि लोहा की बात करेंगे तो Fe+ याद रखेगा O2, जब लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो लाल रंग देता है। कैसा रंग देता है, कैसा रंग, इस लेकर जंग लगेगा और जंग लगने के बाद ये रंग देगा लाल। क्या देगा, तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोहे की बहुलता होती है। किसकी बहुलता, तो लोहे की बहुलता के कारण लाल मिट्टी का रंग क्या है, लाल। क्या है, इसका निर्माण चट्टान के टूटने या अपर्दन, चट्टान के टूटने या, तो चट्टान के टूटने या अपर्दन के फलस्वरूप कौन मिट्टी, कौन मिट्टी, कन्फर्म ना। जबकि याद रखिएगा लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी, देखो भाई लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे तो लेटेराइट, कौन मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे ये ज्यादातर केरल में मिलता है। कहाँ पे, केरल के मालाबार तट पर। केरल के कहाँ पे, तो केरल के मालाबार तट पर कौन मिट्टी, लेटेराइट। कौन, इस मिट्टी के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, याद रखेंगे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक, तीव्र पर्वतीय ढाल, क्या, और उच्च तापमान। क्या, तो उच्च तापमान याद रखेंगे, अधिक वर्षा और पर्वतीय ढाल के कारण याद रखेंगे केरल में कौन मिट्टी, लेटेराइट। कौन, केरल का तापमान भी बढ़िया होता है सालों भर, और याद रखेगा वर्षा भी खूब होता है कि नहीं होता है। और पश्चिमी घाट होने के कारण, पश्चिमी घाट होने के कारण यहाँ पर्वत भी मिल जाता है। जैसे केरल और तमिलनाडु की सीमा पर एक पहाड़ी है अन्नामलाई। कौन, नाम सुने होंगे, कौन सा, इसी अन्नामलाई में एक चोटी है अनायमुडी। कौन, जो केरल में है। कहाँ है, और सबको पता है कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनायमुडी। क्या है, और अनायमुडी है कहाँ, केरल। कहाँ, कौन, तो अनायमुडी का संबंध कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से, कौन सा, अनायमुडी। कौन सा, तो अनायमुडी केरल में है। तो बताइए तीव्र पर्वत है कि नहीं है। इस लेकर लेटेराइट मिट्टी में बड़े पैमाने पर मसाले और रबड़ की खेती होती है। मसाले और किसके, तो बताइए मसाले, क्या चीज,
और रबड़, क्या चीज? तो मसाले और रबड़ की खेती किस में होती है? लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी? कन्फर्म ना? तो बताओ गंगा के और ब्रह्मपुत्रा के मैदान में कौन मिट्टी है? अब प्रश्न आ जाएगा कि बताइए केरल के तट पर कौन मिट्टी है? लेटेराइट। कौन? प्रश्न आ गया कि डेक्कन का पठार में कौन? डेक्कन पठार और मालवा पठार। काली। कौन? डेक्कन और मालवा में कैसी मिट्टी? जबकि छोटा नागपुर कौन सा? लाल मिट्टी। कौन? तो छोटा नागपुर पठार में कौन मिट्टी? और डेक्कन और मालवा में काली। कौन? जबकि पूरे गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान में जलोढ़। कौन? याद रखिएगा केरल के मालाबार तट पर कौन मिट्टी? लेटेराइट। कौन? फर्म ना? तो यहां तक कुछ कुछ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यूट्यूब वाले बोलेंगे, यूट्यूब वाले चलिए कमेंट करेंगे। हो गया? चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भाई क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किस कारण लेटेराइट का रंग लाल होता है? एल्युमिनियम और लाल मिट्टी का रंग या लेटेराइट? लाल मिट्टी या लेटेराइट का? एल्युमिनियम और किसके कारण? लोहा के कारण। किसके कारण? तो लोहा के कारण लाल मिट्टी का रंग कैसा है भाई? लाल। कैसा? जब लोहा से जल या हवा अभिक्रिया करेगा तो कैसा रंग देगा? लाल रंग देगा। अब देखो भाई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में किस मृदा पर काजू की खेती होती है? ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश काटिए देना, केवल क्या करना है? केरल। कौन? क्योंकि काजू की खेती सिर्फ कहां होती है? केरल। कहां पे? और केरल में ही रबड़। क्या भाई? और मसाले। क्या? तो रबड़, मसाले और काजू। रबड़, मसाले और किस मिट्टी में? किस मिट्टी में? तो लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या बताओ? रबड़, काजू और मसाले। रबड़, काजू और, तो रबड़, काजू और मसाले की बात करेंगे किस मिट्टी में बताइए? कौन मिट्टी? कन्फर्म ना? चलिए वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव किस मृदा में पाया जाता है? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन मिट्टी? विस्तार इस मिट्टी का है राजस्थान। कौन भाई? कौन? इस मिट्टी का विस्तार कहां पे? इसमें रेत के कण ज्यादा होते हैं। रेत के कण क्या होते हैं? रेत के कण। इसमें जल अवशोषण। कौन अवशोषण? तो याद रखिएगा जल अवशोषण। कौन अवशोषण? तो जल अवशोषण की क्षमता, जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है? कम होती है। जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है? तो जल अवशोषण की क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में? और इसमें बड़े पैमाने पर फसल जो होता है ज्वार। क्या? जौ। क्या? सरसों। क्या भाई? क्या? तो और उसके अलावा याद रखें कि कुछ क्षेत्र में सिंचाई करके कपास। क्या? और गेहूं। क्या भाई? तो ज्वार, जौ, सरसों। ज्वार, जौ और सरसों। ज्वार, जौ और सरसों, कपास और गेहूं किस मिट्टी में? और ये मिट्टी याद रखेंगे राजस्थान में। कहाँ है? रेत के कण ज्यादा होने के कारण जल अवशोषण की क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? जितना जल्दी पानी आता है उतने जल्दी पानी क्या होता है? चला भी जाता है। ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार वांछित? कितना भाई? 33। पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत वन चाहिए? और सबसे ज्यादा वन क्या भाई?
तो प्रश्न आ गया कि सबसे ज्यादा वन प्रतिशत कहाँ है, बताओ कहाँ पे, कन्फर्म ना। तो सबसे ज्यादा वन की बात करेंगे तो वो है मध्य प्रदेश में, कहाँ पे। और सबसे कम वन कहाँ है, हरियाणा। सबसे कम वन हरियाणा, याद रखिएगा। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, कौन क्षरण बताइए, भूक्षरण। क्या कहलाता है, भूक्षरण, याद रखिएगा। यहां पर ध्यान रखेंगे, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी का बह जाना, एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी का, भूक्षरण क्या कहलाता है, या उसे अपर्दन भी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये कहता है कि ये क्रिया मृदा को लेकर, और हमने आपको कई बार बताया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने भारत के मिट्टी को कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, बांटा गया है किसको, मिट्टी को, किसको। तो बताइए मिट्टी को कितने भाग में बांटा गया, कितने, कितने, कन्फर्म ना। तो भारत के मिट्टी को कितने भागों में, रसायनों के सतत उपयोग से क्या कमी होने लगती है, बताइए। मृदा में किसकी कमी, पोषक तत्व, किसकी कमी भाई। तो मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है किसके कारण, बताइए, रासायनिक उपयोग, किसके उपयोग से। तो अगर रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। चलिए, रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग क्यों किया जाता है, मृदा संरक्षण के लिए, किसके लिए। इसमें याद रखेंगे जैविक खाद, कौन खाद बताओ। जैविक खाद में आएगा गोबर, क्या आएगा, गोबर आता है ना। और सड़ा गला, याद रखिएगा, सड़ा गला खर पतवार, सड़ा गला खर पतवार। और याद रखेंगे गोबर को हम सड़ा कर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, कौन कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, क्या करते हैं, जिसके कारण ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसके कारण ध्यान रखेंगे कि मिट्टी के उर्वरा शक्ति या मिट्टी का पोषक तत्व बना रहता है। जबकि रासायनिक खाद यूरिया, पोटास, जिंक या डीएपी का प्रयोग करके हम भले उत्पादकता तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन मिट्टी का, याद रखेंगे, पोषक तत्व का क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और आज अगर एक साल आपको 1-1 केजी दे रहे हैं तो नेक्स्ट साल वो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उत्पादन ही घट जाएगा। तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि यहाँ पे कि मृदा को आप तभी बेहतर रख सकते हैं जब आप बड़े पैमाने पर जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, जिसमें गोबर सबसे उत्तम और सर्वोत्तम है। कौन सा, गोबर, कौन सा। तो मृदा संरक्षण के लिए जैविक खाद का होना क्या है, जरूरी है। जैविक खाद का होना क्या है, चलो भाई, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ये देखो है रेगुड़, क्या है, रेगुड़ मृदा, था कि नहीं था। इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी, कौन मिट्टी, कौन मिट्टी भाई। तो बताओ, कपासी मिट्टी और रेगुड़ मिट्टी, काली मृदा, अभी बताए थे। काली मृदा के बारे में टोटल चीज हम आपको बता दिए, बस इतना ही है। एक ठो और है, इसके बाद पीडीएफ ही कहाँ ला के दिया है। कहता है भाई, तो पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो पानी का मतलब होता है इसनुमा, है ना। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में या हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में कैसी कृषि,
सोपानी कृषि, सीढ़ीनुमा, कैसी भाई? और इसी तरह का याद रखेंगे कृषि के लिए, क्योंकि जमीन का स्ट्रक्चर ही इस तरह से है, तो किसान इसी के अनुसार ये ढल गया है, इसी लेकर इसे सोपानी कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सीधा पूछेगा, है तो ये बड़ा देखेंगे, सीधे पूछेगा कि सोपानी कृषि का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। किस राज्य से? कौन कृषि? सोपानी कृषि। कौन कृषि? जबकि एक आप सुने होंगे झूम कृषि। कौन? झूम कृषि नाम सुने ना, जिसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि, झूम कृषि या, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य, भारत के किस राज्य में? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में झूमिंग कृषि। कौन कृषि? या स्थानांतरित झूमिंग कृषि, या कौन राज्य में? पूर्वोत्तर। किस राज्य में? जबकि सोपानी कृषि का संबंध कहां से है? उत्तराखंड। कहां से? कौन कृषि बताइए? तो सोपानी कृषि का संबंध कहां से है? उत्तराखंड। क्लियर ना? तो पेपर आपको मिला था एक ना, इसमें भी पीडीएफ आप लोगों को बहुत को नहीं मिला है। ये पीडीएफ मिला है? कितने लोगों को नहीं मिला? इतने को मिला ही नहीं है। ये जो हम, हाँ, अच्छा कोई बात नहीं है, अभी मंत्रालय में जाकर हम बात करते हैं। पीडीएफ यूट्यूब वाले को भी नहीं गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, यूट्यूब वाले को भी मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, है ना? आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये पीडीएफ मिल जाएगा ही, है ना? तो कल आए थे कितना लोग भाई? तो ये तो गलत बात है ना। जैसे अब बताइए, एक एक लड़का अगर तीन तीन चार चार लेगा तो गड़बड़ बात है। हाँ, है ना? अब क्या करता है पता नहीं चलता है ना? ये गलत बात है भाई। चलिए, चलो भाई, अब नहीं है ना? क्वेश्चन है? कोई बात नहीं है। 10 मिनट मेरे टाइम में आप पढ़िए, भूले बिसरे गीत, है ना, जो एग्जाम में आपसे पूछेगा। ध्यान दें, फटाफट देखेंगे। भारत के पर्वत शिखर, सबसे पहला भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू कहाँ है? कन्फर्म ना? फिर आपका है नंगा पर्वत। कौन? नंगा पर्वत भी कहाँ है? लद्दाख। कहाँ पे? चलो भाई, फिर है गुरु शिखर। कौन? गुरु शिखर की बात, राजस्थान। कहाँ? फिर है महाबालेश्वर। कौन सा? महाबालेश्वर, महाराष्ट्र। कहाँ पे? कौन सा? महाबालेश्वर। क्लियर? फिर है कलसुबाई। कौन सा? कलसुबाई भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ भाई? फिर याद रखेंगे कुंद्रेमुख। कौन सा? कुंद्रेमुख जो चोटी है, ये कहाँ है भाई? कर्नाटक। कहाँ पे? कौन सा? और फिर है अनायमुडी। कौन?
अनाईमुडी। कौन? अनाईमुडी कहाँ है? केरल। कहाँ पे? कहाँ पे? कौन सा? अनाईमुडी। कौन सा? फिर है सबसे महत्वपूर्ण है डोडा बेटा। कौन? अब प्रश्न आ गया कि डोडा बेटा जो चोटी है वो नीलगिरी की चोटी है। कहाँ पे? तमिलनाडु। कहाँ पे? कौन सा? डोडा बेटा। कौन? फिर है याद रखिएगा महेंद्रगिरी। कौन? नाम सुने हैं ना? कौन सा? महेंद्रगिरी कहाँ है भाई? उड़ीसा। कहाँ? फिर है पारसनाथ। कौन? पारसनाथ। कौन? झारखंड। कहाँ? फिर है धूपगढ़। कौन? धूपगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? फिर है कंचनजंगा। कौन? कंचनजंगा सिक्किम। कहाँ पे? कौन सा? फिर याद रखेंगे है ब्लू माउंटेन। कौन सा? ब्लू माउंटेन की बात करेंगे कहाँ भाई? मिजोरम। कहाँ पे? कौन सा? ब्लू माउंटेन। कौन सा? ब्लू माउंटेन के बाद है नोकरेक। कौन सा? नोकरेक की बात करेंगे मेघालय। कहाँ? कौन सा? नोकरेक। कौन सा? फिर है सारावती। कौन? सारामती। कौन सा? नागालैंड में। कहाँ पे? कौन सा? तो सारामती का संबंध कहाँ से है? नागालैंड। कहाँ से? कौन सा? फिर है नंदा देवी। कौन? नाम सुने हैं ना? कौन सा? और फिर है कामेट। कौन? उत्तराखंड। कहाँ? और नंदा देवी भी कहाँ है? तो नंदा देवी और कामेट कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ पे? कन्फर्म ना? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। K2। कौन? जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख। कहाँ पे? कौन सा? K2। कौन सा? फिर है नंगा पर्वत। कौन? ये भी कहाँ? फिर आइए गुरु शिखर। कौन? राजस्थान। कहाँ? फिर नंदा देवी, कामेट, उत्तराखंड। कहाँ? कंचनजंगा सिक्किम। कहाँ? कौन सा? जबकि महाबालेश्वर। कौन? कहाँ? यहीं से कृष्णा निकलती है। कौन? तो महाबालेश्वर से कौन? कलसुबाई, कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख, धूपगढ़, मध्य प्रदेश। धूपगढ़ मध्य प्रदेश। बताइए पारसनाथ झारखंड। पारसनाथ। प्रश्न आ गया कि महेंद्रगिरी। कौन? तो महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ? उड़ीसा। कहाँ? बताइए डोडा बेटा कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। कौन? अनाईमुडी कहाँ? केरल। कहाँ? जबकि याद रखेंगे सारामती। कौन? नागालैंड। कहाँ? चलिए नोकरेक कहाँ? मेघालय। कहाँ? ब्लू माउंटेन कहाँ? मिजोरम। कहाँ? कौन सा? ब्लू माउंटेन। कौन सा? कन्फर्म ना? आप बीपीएससी ले लीजिए चाहे यूपीएससी ले लीजिए, उससे लेना देना। इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि 90% अगर पर्वत होगा तो यहीं से होगा, क्योंकि इसके बाद है थोड़ा बहुत तो 10% में है। आज इसके पूछने की संभावना 10% है, बाकी 90% यही है। और पूछने के भी चांस 90%। आप कोई सेट बीपीएससी का उठा लीजिएगा, आपको सब यही सब पर्वत मिलेगा। अब देखो क्या है,
बीपीएससी और नॉर्मल एग्जाम देखो क्या है, देखो कैसे बीपीएससी पूछता है, पैटर्न को समझो। बीपीएससी पूछता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में पर्वतों का क्रम बताइए। एक पर्वत उठा लेगा K2, दूसरा गुरु शिखर, तीसरा धूपगढ़ और चौथा दे देगा आपका डोडा बेटा। बोलेगा उत्तर से दक्षिण में पर्वतों का क्रम बताइए। तो जब तक आपके पूरा दिमाग में ये पर्वत नहीं रहेगा तब तक आप अरेंज। और इसी को नॉर्मल एग्जाम जो पूछ लेता है उसमें सीधे पूछ लेगा कि बताइए महेंद्रगिरी कहाँ है। तो महेंद्रगिरी उड़ीसा ही हो गया थोड़ा हल्का, और इसी में उत्तर से दक्षिण दिशा में पर्वतों का क्रम पूछ लिया कि अब बताइए, और इसी में चारों ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देगा। पहला K2 है, उसके बाद धूपगढ़ कर देगा, गुरु शिखर कर देगा, डोडा बेटा कर देगा, फिर K2 रखेगा, फिर डोडा बेटा कर देगा, फिर गुरु शिखर कर देगा, फिर धूपगढ़ कर देगा। सही आंसर रखेगा K2, गुरु शिखर, धूपगढ़ और डोडा बेटा। बोलेगा कि इसका सही उत्तर से दक्षिण दिशा में पर्वतों का क्रम बताइए। ये इस पैटर्न से बीपीएससी पूछेगा। कौन पूछेगा? कौन? तो बीपीएससी दोनों पैटर्न से पूछ सकता है, इस पैटर्न से भी पूछेगा कुछ सवाल, और कुछ डायरेक्ट पूछ लेगा कि बताइए धूपगढ़ कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में धूपगढ़ कहाँ है, कन्फर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा कि भारत के प्रमुख पर्वत एवं क्या है, शिखर। भारत क्या पूरे, बोलो धीरे धीरे, कल नहीं होगा। हाँ कि तुम फेरा में है, यही फेरा में है तुम की, एक के दिन बता दीजिए। एक एक टॉपिक सुन लीजिए आप लोग, एक एक टॉपिक रोज इसी पैटर्न का ला देंगे, इसी तरीके से याद करवा देंगे, है ना? जैसे क्वेश्चन भी करवा देंगे, एक टॉपिक ले आएंगे। जैसे पर्वत ले आए, कभी दर्रा ले आएंगे, कभी झील ले आएंगे, कभी जलप्रपात ले आएंगे, कभी खनिज क्षेत्र ले आएंगे, जिससे दोनों तरफ से रिवाइज होगा, है ना? तो ये एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। और आप लोग रियलिटी में अगर सेट बनाते होंगे, वो यहाँ का नहीं कहीं का आप सेट देखिएगा, तो अगर पर्वत शिखर पूछेगा, पर्वत शिखर, पर्वत श्रेणी नहीं, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार वो सब नहीं पढ़ाए, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सब पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अजंता की पहाड़ी, ये सब नहीं, ओनली फॉर पर्वत शिखर। तो पर्वत शिखर की बात करेंगे तो आप जाकर चेक कीजिएगा, तो आपको देखेगा कि आपके 90% सवाल पर्वत शिखर के यहीं से होंगे। तो इसको पूरा आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तब तक सर आएंगे, तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना? कॉपी लाते हैं ना, तो कॉपी में एक बार अभ्यास कर लीजिए 2 मिनट में। जब तक टीचर नहीं आते हैं तब तक आप लोग क्या कर लेंगे, अभ्यास कर लीजिएगा, तो एक बार फिर माइंड में चला जाएगा। देखो भाई, साफ मैं बता रहा हूं अभ्यास का, जब तक महेंद्र सिंह धोनी का पूरा ध्यान रहा क्रिकेट पर, तब तक पूरे भारत का 60% आबादी चेन्नई का सपोर्ट करता था। लेकिन धोनी ने अभ्यास खत्म कर दिया, चेन्नई खत्म, है ना? तो कंपटीशन क्षेत्र में भी कोच सिर्फ गाइड करेगा, बाकी के बाकी ध्यान रखिएगा, अभ्यास आपको करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो चेन्नई सुपर किंग्स जैसा घिना जाइएगा। ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, है ना? तो मेहनत लगातार और प्रैक्टिस लगातार करना है।
आवाज है रे? है, बैठाओ उनको। है, आप तीनों वहां से उठिए। क्या करिएगा? उत्तेजना, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मौलिक कर्तव्य जब पढ़िएगा तो अनुच्छेद 51A में न है रे, और 51A का जब ई पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि सारी कुरीतियों को दूर करे जो महिलाओं के पक्ष में ना हो। समझ आ रहा है? जब सरकार आरक्षण दे रहा है तो हम लोग आरक्षण नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना रे? आरक्षण मिल सकता है। कल कहां तक पढ़ाए थे हमको बताइएगा। है, ये देखो, है हमको थोड़ा सा फीवर, ठीक ना, पूरा बॉडी पेन हो रहा है। आज हम कम बोलेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी हम निकलबो करेंगे, ठीक ना। है, छोड़ कैसे दे। चलो बढ़े आगे हो। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस वर्ष पहले नगर निगम की कल हम बताए थे ये चीज, याद आ रहा है? पटना नगर निगम ना। अब पटना नगर निगम कब? 1952। भारत का पहला नगर निगम कहाँ बना था? कहाँ बना था? मद्रास ना। कब बना? 1688 ना। अंग्रेज का काईगो प्रेसिडेंसी था? काईगो? काईगो? 3 गो ना। पहला, पहला बंगाल, दोसर, दोसर और तेसर, तेसर तो मद्रास में कब बना? 1600 और कलकत्ता में रे 1700, 1700 और बॉम्बे में भी 1700 और पटना नगर निगम 1952 ना। तो भाई साहब बिहार में पहली बार कब बना? 1952। नगर निगम पूछेगा क्या संविधान संशोधन तो क्या बोलेगा? क्या मारे? 74 ना। 21 साल 1900 अब बोलेगा ये नगर निकाय से संबंधित है ना, नगर निकाय से। और बोलेगा आप लोग को कि भाई साहब इसको लागू कब किया गया था, तो कब किया गया था डेट के साथ बोलेगा तो 1 जून 1993। 1 जून 1993 इसी दिन लागू हुआ था ना। अब बोलेगा कि संविधान के किस भाग में नगर निकाय को जोड़ा गया था? 9 का ए में, 9A में, यही था ना रे। अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची 12 ना, 11 पंचायती राज, 12 नगर, यही था ना तुम्हारा। चल चला आगे देखो तुम्हारा। जब आगे देखेगा 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर निगम में अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST का बात हो रहा है के लिए स्थान जो आरक्षित किया गया है, ये आरक्षण कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 22। कितना है तुम्हारा? 22। कितना है? 22। ग्राम पंचायत में भी है दोस्त, ध्यान से समझा देते हैं।
और जब महिला आरक्षण का बात आएगा तो महिला आरक्षण जो संविधान में कहा गया है वो महिला आरक्षण संविधान में 1/3 कहा गया है, लेकिन हर एक राज्य का अलग अलग होता है तुम्हारा। तो बिहार जो है वो जो अपना आरक्षण दिया है वो कितना % दिया है, कितना %? 50% ना। लेकिन जब आप लोगों से पूछेगा, लिखना संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर पंचायती राज एवं, संवैधानिक तौर पर पंचायती राज एवं नगर निकाय को, पंचायती राज एवं नगर निकाय को, नगर निकाय में को नहीं, नगर निकाय में महिलाओं की आरक्षण, महिलाओं की आरक्षण 1/3 बताया गया है। 1/3, 1/3, 1/3 बताया गया है। परंतु 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 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, परंतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत आरक्षण 50% बताया गया है। आरक्षण 50% बताया गया है महिलाओं का। लिखा रे, कोनो दिक्कत है? चला आगे देखना। जब देखेगा दोहरी स्तर पर शासन की विस्तृत व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? संविधान न रे। एक बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो दोहरी स्तर का बात किया गया है, तो दोहरी स्तर पे जब बात किया गया है तो यहाँ केंद्र और राज्य का मामला बताया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जब शक्ति का बंटवारा होता है, शक्ति का जब तुमसे पूछेगा, बंटवारा यदि तुमसे पूछेगा, तो शक्ति का बंटवारा 3 स्तर पे किया गया है। कितने स्तर पे किया गया है? 3। एगो तुम्हारा संघ है, संघ बोले तो कौन सा? केंद्र ना, संघ बोले तो केंद्र। और दूसरा राज्य है, दूसरा क्या बोलेगा? राज्य। और तीसरा स्थानीय, तीसरा स्थानीय, तीसरा कौन सा है? स्थानीय। तीसरा कौन सा? स्थानीय। तो शक्ति का बंटवारा जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग कितने स्तर पे है? 3। कितने स्तर पे? 3। पहला क्या बोलेगा? संघ। पहला क्या बोलेगा? संघ। दूसरा क्या बोलेगा? राज्य। दूसरा क्या बोलेगा? राज्य। और तीसरा क्या बोलेगा? तीसरा क्या बोलेगा? तो SCRT में जो आप लोगों को लिखा हुआ दिया गया है उसमें दिया गया है कि दोहरी स्तर पे, और यहाँ जो दोहरी स्तर का बात हो रहा है वो एगो केंद्र को बताया जा रहा है और एगो राज्य को बताया जा रहा है। समझ आ रहा है तुम्हारा? लेकिन संवैधानिक तौर पे कितना बोलिएगा? 3। कितने स्तर पे? 3। पहला संघ, दूसर राज्य और तेसर, कोई दिक्कत नहीं। 7वीं अनुसूची याद है ना? चला 7वीं अनुसूची है ना रे? 7वीं अनुसूची में काय गो सूची दिया गया है? काय गो? पहला, दोसर, तेसर संवर्ती न। संघ में कौन बनाया? केंद्र न। राज्य में राज्य न। संवर्ती में दोनों। संवर्ती में तो यहाँ स्थानीय का बात हुआ नहीं ना। तो यहाँ जो शक्ति का बंटवारा देख रहे हैं आप लोग 3 या 2 न रे, यानी संघ और राज्य, संघ और राज्य। समझ आ रहा है हमारी बात? यानी ये जो दोहरी स्तर का बात किया गया है यहाँ पे, ये दोहरी का स्तर का जो बात किया गया वो 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची चला संघ और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा कहता है ना। और संघ और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा, तो यहाँ 3 स्तर या 2 स्तर?
दो स्तर न, लेकिन यहाँ पे संघात्मक बोलेगा या एकात्मक बोलेगा? समवर्ती सूची में क्या बोलेगा? हाँ देखो, अब थोड़ा से फंसाएगा क्वेश्चन। अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा आप लोगों से? एग्जामिनर पूछेगा कि भारतीय संविधान संघवाद पे जोर देता है, तो बोलेगा हाँ जोर देता है, फेडरलिज्म है भारत में। यदि संघवाद नहीं रहता तो राज्य को मजबूत स्थिति नहीं मिलती, या राज्य को राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार नहीं होता। तो संघ में संघ को है और राज्य में राज्य को है, तो इसका मतलब भारत में संघवाद है। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा, संघवाद है लेकिन संघवाद के साथ साथ एकात्मक है, और जहां पे एकात्मक का बात आएगा वहां पे राज्य मजबूत या केंद्र मजबूत? केंद्र मजबूत ना। तो संघवाद के साथ क्या है? एकात्म। संघवाद के साथ क्या है? अब बोलेगा ये चीज कहां से लिया गया है? तो कनाडा से। कहां से लिया गया है? लिखना एक बात, लिखना, लिखिएगा कि भारत में संघात्मक के साथ साथ या संघवाद के साथ साथ भारत में संघवाद के साथ साथ एकात्मक पे ज्यादा जोर दिया गया है। एकात्मक पे ज्यादा जोर दिया गया है, जिसमें केंद्र को मजबूत स्थिति में रखी गई है। मजबूत स्थिति में रखी गई है, जिसमें केंद्र को मजबूत स्थिति में रखी गई है। उदाहरण समवर्ती सूची। उदाहरण समवर्ती सूची। उदाहरण बोलेगा कनकरेंट लिस्ट, यानी तुम्हारा समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में हम बताएं आप लोगों को कि समवर्ती सूची में संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी, लेकिन दोनों में झगड़ा होगा तो मजबूत किसको? केंद्र को ना। तो यहां संघात्मक के साथ एकात्मक हुआ कि नहीं हुआ? और ये चीज कहां से लिया गया है? कनाडा। कहां से लिया गया है? कनाडा। और यह व्यवस्था कनाडा से अपनाया गया है। समझ आ गया? यह व्यवस्था कहां से अपनाया गया है? कनाडा से। चलो दोस्त आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत कब ब्रिटिश सत्ता से मुक्त हुआ था? तो कब हुआ था रे? 15 अगस्त 1947। ये तो हलवा है हो। एससीईआरटी का यो सब क्वेश्चन बन जाना, मतलब समझ रहे हैं एससीईआरटी में दम नहीं है। यदि क्वेश्चन बन रहा है चला तब हम बोल रहे हैं, समझा? दम तो देखो चीटियों में होता है। हाँ हाँ, तो देखो एक और हम आसान तरीका बता देते हैं आप लोगों को। 4 गो देश को पढ़ लीजिएगा। 4 गो देश को पढ़ना है। पहला फ्रांस को पढ़ लेना है, दूसरा अमेरिका को पढ़ लेना है, तीसरा रूस को पढ़ लेना है, और चौथा जर्मनी को पढ़ लेना है। और थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो इटली का एकीकरण जो आता है तुम्हारा, इटली से सभी संबंधित जो है तुम्हारा दिखाई देगा। देखो विश्व जो राज्य व्यवस्था है, विश्व राज्य व्यवस्था पूरा का पूरा जो है तुम्हारा इतिहास से जुड़ा हुआ है, और उसके इतिहास को आप पढ़ लीजिएगा। ये नहीं पूछेगा कि आयरलैंड के किस अनुच्छेद में डीपीएसपी दिया गया है, ये तुमसे नहीं पूछेगा। हाँ, आजादी के दौरान यदि वहां के राज्य व्यवस्था में या राजनीति व्यवस्था में कुछ हेर फेर हुआ है तो उससे संबंधित आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये एससीईआरटी से बढ़िया एनसीईआरटी में मिलेगा। तो एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट करेंगे, चिंता नहीं करना है। एससीईआरटी पहले समाप्त हो जाए एससीईआरटी, तब उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को देख लेंगे, ठीक ना? उसके लिए चिंता नहीं करना। और तो यदि इसमें आता है, यदि इसमें आता है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए तुम लोग टेंशन ना लो। हम बस इस क्वेश्चन के लिए बोले तुम्हारा, या क्वेश्चन ऐसा नहीं सेट होना चाहिए था। तो भाई साहब, भारत जो है ब्रिटिश सत्ता से कब मुक्त हुआ था तुम्हारा? 15 अगस्त 1947। बोलेगा तुमसे कि भाई साहब, कि तुमसे पूछेगा
कि 1947 में अंग्रेजों का अंतिम अधिनियम बना था और उस अधिनियम का नाम क्या है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब बोलेगा किस योजना पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना था? तो कौन सा योजना? माउंटबेटन योजना। लिख लेना, कौन सा योजना? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आया था? क्या बोलोगे? 3 जून 1947 न रे, 3 जून 1947। इसीलिए माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है, 3 जून योजना भी कहा जाता है। क्लियर? लिखा? चलिए आइए आगे। कह रहा है कि भारत ने अपने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया है? ना एकरा काटो, मारबो। यही तो तुम लोग बेवकूफ है। अंगीकार किया का मतलब हो रहा है 26 नवंबर 1949। अगला है तुम लोग रे, 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना नहीं पढ़ाए रे? अब प्रस्तावना में 26 जनवरी है या 26 नवंबर है? 26 नवंबर न है। तो अंगीकृत समर्पित कब किए थे हम लोग? 26 नवंबर 1949 को किए थे ना। बोलेगा तो कि प्रस्तावना यदि तुमसे पूछेगा कि प्रस्तावना में चला तोरा से पूछ दिया कि न्याय काय प्रकार का दिया गया, तो क्या बोलेगा? क्या प्रकार का? 3 प्रकार का ना। पहला 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 रे, दोसर दोसर, तेसर तेसर तेसर। राजनीतिक ना हमरा बताएगा तुम कि बोलेगा। और कोई खूब क्वेश्चन पूछता है इससे। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान को तो बोलेगा कि उद्देशिका प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? उद्देशिका प्रस्ताव जो है तुम्हारा, उद्देशिका प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो क्या बोलोगे? जवाहरलाल जवाहरलाल कब किया गया था? 13 दिसंबर 1900। मान कब लिया गया था इसको? 22 जनवरी 1900, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1900। प्रस्तावना पूछेगा कहां से लिया, तो क्या बोलेगा? कहां से लिया? कहां से लिया? कहां से लिया? विश्व में पहला प्रस्तावना कहां आया था? तो क्या बोलेगा? कहां आया था? लिखित वाला कहां आया था रे? अमेरिका ना। अब प्रस्तावना हम लोग कहां से लिए? अमेरिका। अब प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया ना। अब बोलेगा कि भाई साहब प्रस्तावना जो है शक्ति वो किसको देता है? तो भारत के लोगों को देता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कहता है ना हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। हाँ यो तुमसे पूछेगा। अब देखिए एग्जामिनर कैसे दिमाग दौड़ाएगा आप लोगों के साथ। 4 गो शब्द दे देगा आपके ऑप्शन में। अब बोलेगा ए में दे देगा समाजवाद, बी में दे देगा पंथ निरपेक्ष, सी में दे देगा गणराज्य और डी में कह देगा गणतंत्र या डी में कह देगा लोकतंत्र। और पूछ दिया तुमसे क्वेश्चन कि प्रस्तावना में इन चारों शब्द में पहले किसका वर्णन किया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है? पूछता है ना। तो ऐसा तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व। पहला क्या बोलेगा? पहला क्या बोलेगा? संपूर्ण प्रभुत्व ना, संपूर्ण। उसके बाद क्या बोलेगा? समाजवादी ना। उसके बाद क्या बोलेगा? समाजवाद ना। उसके बाद पंथ निरपेक्ष ना। उसके बाद लोकतंत्र ना। उसके बाद गणराज्य ना। उसके बाद क्या बोलेगा? गणराज्य। तो 5 गो शब्द में पहला कौन सा आया? दूसरा कौन सा आया? तीसरा कौन सा आया? चौथा कौन सा? और 5वां कौन सा? तो पहले कौन सा? उसके बाद गणराज्य ना। न्याय काय को दिया चला?
काय को दिया? सामाजिक ना, पहला, दूसरा, दूसरा, दूसरा रे, तीसरा, तीसरा राजनीतिक ना। अच्छा, समानता बोलेगा काय को दिया? समानता, समानता, पहला, पहला, पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, दूसरा अवसर। पूरा दिक्कत है चला। तो हम लोग ने संविधान को जो अंगीकृत किया वो कब किया तुम्हारा? 26 नवंबर 1949। इसीलिए संविधान दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? क्लियर ना हो? अब ध्यान से समझो। कह रहा है कि श्रीमती गांधी, श्रीमती गांधी बोले तो इंदिरा गांधी का बात हो रहा चला। इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आपातकाल का उद्घोषणा यानी उद्घोषणा कब की थी? कब की थी? 25 जून 1975। कब की थी? 25 जून। डेट वो पूछ देगा तुमसे। 25 जून एगो दिवस मनल कर न रे। कौन दिवस? हाँ, 25 जून था ना। काहे कि इसी दिन जो है वो इंदिरा गांधी जो है वो तुम्हारा भारत में आपातकाल लगाई थी। भारत में आपातकाल कितना बार लगा है? कितना बार लगा है? पहला 1962, पहला, दोसर 1900 तीसरा 1900 बोलेगा आंतरिक अशांति पर कै बार लगा? एक बार। कै बार लगा? एक बार। कब लगा? 1975। 1975। अब बाहरी आक्रमण या युद्ध के चलते कै बार लगा? दो। कै बार लगा? दो बार। पहला और दोसर ऐसा कौन सा आपातकाल है जो भारत में अभी तक नहीं लगा है? कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल ना, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी ना। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा अनुच्छेद रे? 300 यही ना। आपातकाल काय गो? 3 गो ना। पहला 352, दोसर 356 और तेसर 360। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल 360 बोलेगा चला। राष्ट्रीय आपातकाल कै बार? 3 बार। कै बार? 3 बार। पहला 62, पहला 62, दोसर 71, दोसर 71 और तेसर 75। आंतरिक पे क्या बार? एक बार। कब लगा था? 1975। अच्छा, अब संविधान में आंतरिक व्यवस्था का बात है क्या? एकरा जगह पे क्या लिख दिया गया? सशस्त्र बल। क्या लिख दिया गया? इसको लिख लेना। चला, पूछेगा तुमसे कि भाई साहब, तुमसे पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो क्या बोलिएगा? क्या क्या बोलिएगा? 352। कितने आधार पर लगाया जा सकता है? कितने आधार पर? 3 आधार पर ना। पहला चला बाह्य आक्रमण, पहला बाह्य आक्रमण, दूसरा तुम्हारा युद्ध न रे, और तीसरा तुम्हारा सशस्त्र विद्रोह ना। सशस्त्र विद्रोह। और बोलेगा कि सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया था? क्या बोलेगा? 44वां संविधान संशोधन 1978। कब जोड़ा गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978। इससे पहले आंतरिक अशांति था। क्या था? आंतरिक अशांति था। और आंतरिक अशांति बड़ा गड़बड़ था। इंदिरा गांधी खुद अशांत हो गई थी। क्लियर ना? तो आंतरिक अशांति के जगह पे अब क्या लिखा हुआ तुम्हारा? सशस्त्र विद्रोह। और ये कब जोड़ा गया था तुम्हारा? 44वां संविधान। अब बोलेगा किसके सरकार में? तो मोरारजी देसाई की सरकार में। लिख लेना, मोरारजी देसाई के सरकार में जो है तुम्हारा ये 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया। ठीक है। पार्टी पूछ देगा तो जनता पार्टी। कौन पार्टी? जनता पार्टी। जनता पार्टी। जिस समय इमरजेंसी लगा था उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे तुम्हारा?
फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। कोनो दिक्कत है? अब ध्यान से चला समझो, ये तो तुम्हारा हो गया। बोलेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल तुम्हारा कितने तो तरीके से लग सकता है? 3। पहला कौन सा? बाह्य। पहला कौन सा? बाह्य। दूसरा युद्ध, और तीसरा सशस्त्र पहले सशस्त्र विद्रोह था क्या? पहले क्या था? आंतरिक अशांति। और देखो, आंतरिक अशांति बड़ा घटिया चीज था। आंतरिक अशांति का मतलब ये हो गया, मोरारजी देसाई ने यही बात कहा कि है हो एक बात बताओ, कि तो पता चला कि पटना में कहीं चोरी हो गया, अब पटना में कहीं चोरी हुआ, 10 आदमी जमा हुआ, 10 से 20 हुआ, 20 से 40 हुआ, या गांधी मैदान में बीपीएससी को लेकर के जमा हुआ लोग, जो बीपीएससी को लेकर के जमा हुआ, तो सरकार बोलेगा कि आंतरिक अशांति गड़बड़ गया, इसीलिए हम आपातकाल लगा रहे। बोला पागले है का हो? तब तो अधिकार यहाँ तुम्हारा छीन जाएगा आदमी का। अपना मांग रखेगा ना रे, और अपना मांग रखेगा, और मांग रखने के लिए यदि सरकार तुम्हारा आंतरिक अशांति के तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा, तब तो ये लोकतांत्रिक देश रहा ही नहीं। यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब क्या? लोगों के द्वारा जो तंत्र चलाया जाए, लोग अपना अभिव्यक्त कर ही नहीं सकता, अपने विचार को रख ही नहीं सकता, जबकि विचार का अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता दिया गया है। तो इसीलिए कहा कि ये आंतरिक अशांति बड़ा गलत चीज है। आंतरिक अशांति को हटाइए, सशस्त्र विद्रोह रखिए। जब हथियार का बात आएगा ना, तब जाकर के, हाँ ये नहीं कि गांधी मैदान में हड़ताल करना, अनशन करना है तो 10 को AK-47 लेके पहुंच जाओ, तो उस केस में जो है तुम्हारा आपातकाल लगेगा ही लगेगा। समझ आ रहा है? सशस्त्र विद्रोह पे जो है आपातकाल लगेगा, आंतरिक अशांति पे आपातकाल नहीं लगेगा। क्लियर? आ जाओ दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1977 में, या अब ये तो पढ़ लियो ना रे, 1977 में केंद्र में किसकी सरकार बनी थी? किसकी बनी थी? जनता पार्टी ना। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, यो लिख लीजिएगा। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। पीडीएफ, अच्छा हम कह देते हैं, ऑनलाइन वाला पीडीएफ जो है आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग को मिला है ना? अच्छा हम बोल देते हैं दोस्त, तुम लोग का है। और यदि 103 में पूरा संविधान समाप्त कर दे तो? अरे छोड़ न चला, 103 में यदि हम पूरा संविधान समाप्त कर दिए, तो जब हमरा पे डिपेंड करता था, हमरा काहे सुना रहा है तुम लोग? अच्छा ठीक है, हम एक बार कह देते हैं। अच्छा ठीक है, हम कह देते हैं एक बार। ए अब हल्ला कम कर, अब देख इधर। तो भाई साहब 1977 में जो केंद्र में सरकार बनी थी, किस पार्टी की? अब कौन था रे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, यही था ना। इंदिरा गांधी को लगा कि हम ही सब कुछ हैं, और जब 1977 में इमरजेंसी हटा, तो इंदिरा गांधी कही कि इलेक्शन करवा देते हैं। इंदिरा गांधी को रोका भी गया, इलेक्शन मत करवाइए। उसको लगा कि हम ही जो है सो है, जो वही वाला बात कि इंदिरा मतलब इंडिया और इंडिया मतलब इंदिरा, अरे इलेक्शन करवा देंगे, जीतिए जाएंगे। उनको समझाया गया था कि भारत का लोग है, जितना जल्दी आपको सर पे चढ़ाएगा उतना जल्दी पटकियो देगा। आप इस होश में न रहे कि आप इलेक्शन करवाइएगा और जीत जाइएगा। तो बोला एक बार करवा के देख लेते हैं। अब बात वही हुई, ऐसा जोर से उठा के पटका भारत का लोग
कि मोरारजी देसाई जो लाल बहादुर शास्त्री के समय से प्रधानमंत्री बनने का कोशिश कर रहे थे, इस बार मोरारजी देसाई को मौका मिल गया तुम्हारा। नहीं तो तुमको क्या लगता है, इमरजेंसी यदि नहीं लगता तो मोरारजी देसाई का हाल हो जाता लाल कृष्ण आडवाणी जैसा। समझा रहा है? लाल कृष्ण आडवाणी का सपने रह गया कि जो है हम प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, ओकर नाम नहीं ले सकते हम। कल कमेंट आ गया था, कल मेरे पढ़ाई पे एगो कमेंट आया कि सर आप पॉलिटिकल बात करते हैं। हो बताओ, समझाने के लिए हम पॉलिटिकल बात करते हैं कभी का? तुमको लगा है कि हम किसी पार्टी का पक्षधार है? जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, चाहे कोनो पार्टी रहे। हम कल हमको बड़ा खराब लगा। हम कभी कभी कमेंट चेक करते हैं कि कोई गलिया तो नहीं रहा है। बाद में देखे कि वो गलियाया हुआ था, तब हमको लगा कि अब देखो, अब बातें बात में निकल गया। अब चूंकि पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अब पॉलिटिकल लीडर का बात नहीं करे तो पॉलिटी पढ़ाने का मजा है कुछ रे? है नहीं? अभी पगला सबको कौन समझाए? पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, तो ज्योग्राफी का हम बात करेंगे, पॉलिटिकल का ना बात करेंगे रे? है? हाँ, हमको लगा कि जब हमको यदि 100 आदमी देखेगा तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 अच्छे बोलेगा। जब भगवान राम को यदि सब सही नहीं बोला तो भाई साहब हम तो भाई सब छोटका वो कीड़ा है, तो हमको काहे ले बोलेगा? लेकिन हमको खराब लगा कि हमरा काहे ले पॉलिटिकल पार्टी में घसीट रहा है। लेकिन अब वो पगला देख रहा होगा, समझ आ रहा होगा ओकरा। यहाँ तक कोनो दिक्कत है तुम्हारा? तो पहला जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना केंद्र में, वो किस पार्टी का बना तुम्हारा? जनता। किस पार्टी का बना? जनता पार्टी का। कोनो दिक्कत है? अब ध्यान से चला समझो। कह रहा है कि 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? कौन सा नारा? गरीबी हटाओ। कौन सा नारा? गरीबी। तुमसे पूछेगा, और इसी गरीबी हटाओ के नारा पे तो जीत गई इंदिरा गांधी। और देखो, ये वो क्वेश्चन थोड़ा से और पूछेगा पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, हाँ पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो क्या पंचवर्षीय योजना? पांचवा ना रे, लिख लेना, चला लिखना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक था, लेकिन 78 में बंद हो गया था। यो लिख लेना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो था वो 1974 से 79 तक का था, लेकिन चला था 1974 से 78 तक। इस बात को ध्यान में रखना। 74 से 79 तक था, लेकिन चला था कब से कब? 74 से 78। काहे कि ये पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी चलाई थी तुम्हारा। और जब इंदिरा गांधी चलाई थी तो जब 77 में चुनाव हुआ था ना, तो मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी तब ये पांचवी पंचवर्षीय योजना को 78 में बंद कर दिया गया। और 1978 से फिर एगो पंचवर्षीय योजना चला, लेकिन मोरारजी देसाई के नसीब में ज्यादा दिन नहीं था। और जो इंदिरा गांधी हार गई थी, वो इंदिरा गांधी को वापस फिर से इंदिरा बनने में टाइम नहीं लगा, और 1980 में फिर वो प्रधानमंत्री बनती है। और 1980 में जब बना तो मोरारजी देसाई का जो पंचवर्षीय योजना था इंदिरा गांधी उसको समाप्त कर दी। अरे तुम हमरा मारेगा तो हम तो मारेंगे ना, हो समझ आ रहा है? तो मोरारजी देसाई ने बंद किया तो तुम्हारा इंदिरा गांधी ने भी बंद कर दी। तो तुमसे पूछेगा कि किस पंचवर्षीय, और इसमें गरीबी उन्मूलन का भी बात किया गया था, ये भी लिख लेना। गरीबी उन्मूलन का भी बात किया गया था। गरीबी उन्मूलन का भी बात, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का भी बात किया गया था। गरीबी हटाओ का तो नारा दिया ही गया था, गरीबी उन्मूलन का भी बात किया, यानी गरीबी समाप्त करने का बात किया गया था। लिखा
ऑनलाइन वाला तोहर मैसेज हम देख रहे हैं, तोहर नाम लेके हमरा का मिलेगा बताओ? कुछ मिलता तो हम ले लेते। समझ आ रहा है हो? सबको सब ताल, एक नाम का ताल है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था क्यों लड़खड़ा गई थी। अब कब लड़खड़ाई, ध्यान से समझना। एगो तो 1991 में भी लड़खड़ा गई थी, लेकिन एससीईआरटी में जो ये बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के चलते वाला बात कहा गया है वो पूर्ण सत्य नहीं है। हुआ क्या, तो जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान जब बना तो एगो पूर्वी पाकिस्तान, एगो पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो बांग्ला भाषा बोला जाता था, और पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया तो उसने कहा कि हमारा देश जो होगा वो सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष वाला देश होगा। तो भाई साहब पूर्वी पाकिस्तान के लोग पूरा का पूरा उर्दू जानते ही नहीं थे, वो लोग पूरा का पूरा बांग्ला भाषा बोलते थे। आज भी बांग्लादेश में कौन सा भाषा बोली जाती है? बांग्ला। अब जिन्ना के मरने के बाद पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उन लोगों ने कहा कि नहीं, उर्दू हम लोगों का पहला भाषा होगा, उसके बाद कोई दूसरा भाषा होगा। अब तुम लोग को जो है वो उर्दू बोलना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी धर्म से ज्यादा मायने भाषा रखता है। धर्म यदि मायने रखता तो बांग्लादेश आज एगो देश नहीं बनता। भाषा मायने रखा, जो आज बांग्लादेश एगो नया देश तुमको दिख रहा है। जब बांग्लादेश वाले यानी पूर्वी पाकिस्तान में ये बात थोपा जा रहा था कि तुमको जबरदस्ती जो है तुम्हारा वो उर्दू बोलना पड़ेगा, तो इन लोगों ने मना किया, बोला नहीं भाई साहब ई ना चलवे, करबो लोरबो जीतबो रे, और यही वाला सिस्टम चलबो रे, मतलब पूरा का पूरा बांग्ला ही चलेगा। बाद में पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, और इलेक्शन जब हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादा सीट थी, और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है उसका एक बहुत ही बेहतरीन नेता था जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। नाम सुना है? अरे शेख हसीना रे भाग के आई, तो उनके पिताजी, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। बाद में कहा जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान में भारी बहुमत से जो है वो शेख मुजीबुर रहमान बनता है तुम्हारा। पश्चिमी पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आ रहा था, और पश्चिमी पाकिस्तान का कहना था, जो आज का पाकिस्तान है उसका कहना था कि प्रधानमंत्री बनेगा तो पूर्वी पाकिस्तान से कोई नहीं बनेगा। अयूब खान का नाम सुने होंगे। बताया जाता है कि अयूब खान के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को बुलाया जाता है पश्चिमी पाकिस्तान कि तुम आओ। शेख मुजीबुर रहमान को लग गया कि यदि हम पूर्वी पाकिस्तान गए, सॉरी पश्चिमी पाकिस्तान गए, तो हमको ये लोग अरेस्ट कर लेगा और मार भी सकता है। जाने से मना कर देता है। बाद में पश्चिमी पाकिस्तान का अटैक होता है भारत में, सॉरी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के जो कुछ लोग थे वो तुम्हारा त्रिपुरा और असम होते हुए भारत में एंट्री करता है। और उस समय इंदिरा गांधी का ये स्टेटमेंट था, इंदिरा गांधी ने कही कि क्या हमारे पास इतना अनाज है जो हम बांग्लादेशी शरणार्थी को रख सकते हैं? उसमें कहा गया कि बिल्कुल, 1 साल नहीं 10 साल तक रख सकते हैं। तो बोला तब कोई दिक्कत नहीं, आने दो और रखने दो और रहेगा, और इन लोग को ट्रेनिंग दो। मारनो तो है पाकिस्तान वाला को, तो एकरे घरे वाला को घरे वाला से मार करवाओ और इन लोग को ट्रेनिंग दो तुम्हारा। तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, ऐसा हम सही में नहीं कह सकते हैं कि बांग्लादेश के जो शरणार्थी भारत आए थे इससे भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। खाद्यान्न के मामले में तो बिल्कुल नहीं लड़खड़ाया था। जैसे हरित क्रांति भारत में स्टार्ट हुआ था ना, और हरित क्रांति भारत में कब स्टार्ट हुआ था? 1967-68 में ना। भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ? हरित क्रांति भारत में 1967-68 में। और बोलेगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को ना। तो स्वामीनाथन को जो है तुम्हारा हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो खाद के मामले में हम लोग जो है वो नहीं लड़खड़ाए थे, हाँ उद्योग के मामले में हम लोग लड़खड़ा गए थे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो लड़खड़ाने की बात कही गई है एससीईआरटी में, वो
प्रथम यानी तुम्हारा प्राथमिक क्षेत्र का बात नहीं हो रहा है, द्वितीयक क्षेत्र का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? द्वितीयक क्षेत्र। तो यहां पे लिख लेना द्वितीयक क्षेत्र के कारण, द्वितीयक क्षेत्र के कारण, द्वितीयक क्षेत्र के कारण। लिखा? दोनों दिक्कत है? अब ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग क्यों किया था? मेन जो समाजवादी नेता होता है ओकर मेन काम होता है सामाजिक विचारधारा, और जब सामाजिक विचारधारा होगा तो तीनों में तुम्हारा वो विचारधारा लेके आएगा, समाज में भी लाएगा, आर्थिक में भी लाएगा और राजनीतिक में भी लाएगा। तो तीनों के चलते यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के चलते जो है तुम्हारा जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग किया था। ठीक है, और बोलेगा कि ये संपूर्ण क्रांति जो है, ये जो टोटल रेवोल्यूशन है वो किसके द्वारा चलाया गया? तो किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण। अब पूछेगा कि कब चलाया गया, तो ध्यान में रखिएगा 1900। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला जो बात लिखा हुआ है ये यहीं तक सीमित नहीं रहा, अभी तो यहाँ पे बिहार का बात हो रहा है। इंदिरा गांधी बात मान ली थी जयप्रकाश नारायण का, जब जयप्रकाश नारायण ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की सरकार गिरा दो। और देखो मामला बिहार से नहीं उठा था, मेन मामला उठा था गुजरात से। आपातकाल का जो ये मुहिम देखते हैं आप लोग, मेन मामला वहीं से उठा था। और कहा जाता है कि गुजरात में एगो पटेल हुआ करते थे मुख्यमंत्री, और वो स्कॉलरशिप वाला पैसा चुराया गया था, घोपला यानी कुछ जो है तुम्हारा किया गया था, जिसके चलते गुजरात में पटेल चोर बहुत ही ज्यादा फेमस नारा हुआ। उसी समय बिहार में जयप्रकाश नारायण ने, जब गुजरात में कांग्रेस का सरकार गिर गया तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि बिहार में भी कांग्रेस का सरकार गिरना चाहिए। बाद में जब कुछ दिन हुआ तो कहा जाता है कि मई जून तक, महीने तक आते आते तुम्हारा, यानी 74 का बात हो रहा है, आते आते तुम्हारा जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नहीं, अब सिर्फ बिहार में नहीं कांग्रेस का सरकार गिरेगा, अब पूरे देश में कांग्रेस का सरकार गिरेगा। और इंदिरा गांधी ने कही कि तुम यदि बिहार का चाहते हो तो आप यदि चाह रहे हैं तो हम बिहार में कांग्रेस की सरकार को समाप्त कर देते हैं। बोला नहीं, अब सिर्फ बिहार ही, गुजरात ही कुछ नहीं होगा, अब पूरे भारत से आपको हटना पड़ेगा, जिसमें से तुमको भी हटना पड़ेगा। तब ना जाकर के इंदिरा गांधी समझ गई कि बुढ़वा पगला गया है, एकर मन जो है तुम्हारा अब बिहारे पे नहीं रहा, एकर मन पूरा भारत में रहा। इसीलिए तो इस क्रांति का क्या नाम दिया गया? संपूर्ण क्रांति। क्या नाम दिया गया? संपूर्ण क्रांति। क्लियर ना? आज जो है दोस्त यहीं तक रखो, इसके आगे जो है लेके चलेंगे हम लोग। हम कह देते हैं, आपका जो दुख था ना, किसका दुख था? किसका दुख था रे? पीडीएफ वाला। अच्छा हम कह देते हैं, अच्छा अच्छा हम कह देते हैं। अच्छा है, है, अरे करेगा बदमाशी, समझा तो दे रहे हैं ना बढ़िया से। हाँ ठीक है, लाना ऑनलाइन वाला बता देना दोस्त, समझ लो ना रे। चला हाँ, क्या क्वेश्चन है? की क्वेश्चन है? 34 नंबर।